हमें अपना काम करते जाना है। और इसीलिए हमने आज एक हल्का फुल्का राइटर ढूंढा है। हमारे यहाँ बहुत से राइटर्स हैं उर्दू में, बड़े नामों में हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, मुश्तबा हुसैन हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं। लिस्ट फहरिस्त काफ़ी लंबी है। वो सब तंज भी लिखते हैं और मज़ाक भी। तंज लिखने के लिए आपका हाजमा ख़राब होना ज़रूरी है। अगर हाजमा ख़राब ना हो तो तंज मुश्किल से लिखा जाता है। शफीकुर रहमान जिसको हम आज सुनाने जा रहे हैं, वो तंज नहीं लिखते, उनकी कहानियों में सिर्फ मज़ा होता है। उससे पहले ये कुछ बातें आपसे करना चाहती हैं, पहले इनसे सुन लीजिए। बस वही 3 चीज़ें। एक, मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ चेक कीजिएगा, अलार्म्स है इस पर या फिर कोई अलर्ट्स है या कुछ है, प्लीज़ उसे डबल चेक कीजिए अपने फ़ोन्स पर। इंस्टाग्राम वीडियोस की ऑडियो अलग होती है, तो कोई अगर बीच में इंस्टाग्राम कुछ पॉपअप निकले और आप लगाओगे तो उसका साउंड नहीं आएगा, तो इसे दोनों भी चेक कर लीजिएगा। सेकंड, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, वो सिर्फ टीम को अलाउड है, तो प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट कीजिएगा। और थर्ड, अगर किसी को भी अगले घंटे भर में या फिर सवा घंटे में कुछ अपॉइंटमेंट है तो फिर आप अभी निकलिए, क्योंकि कहानी ख़त्म होने में अगर आगे पीछे हुआ तो बीच में आप उठेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगी और फिर कहानी में गड़बड़ होगी। तो बस ये 3 ही हमारी रिक्वेस्ट है। बस इसके साथ मेरे ख्याल से कथा कथन में कई नए चेहरे हैं अभी आज के ऑडियंस में, आप पहली बार आए हैं, बढ़िया। तो होपफुली आप एंजॉय करेंगे हमारा शो। बस अब पहली बार आई आप तो आई हैं तो बस हमारे लिए 4 चांद लग गए हमारे प्रोग्राम में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि देर से आज ही पता चला, तो ये थैंक यू सो मच। तो बस फिर शुरुआत करते हैं। जमील साहब, हैंड ओवर टू यू। हम शफीकुर रहमान की बात कर रहे हैं। शफीकुर रहमान को लोग पाकिस्तानी राइटर कहते हैं, लेकिन शफीकुर रहमान रोहतक में 1920 में पैदा हो गए थे। अब वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, आप डिसाइड कीजिए। उन्होंने मज़ा शुरू से लिखना शुरू किया, तबीयत उनकी शगुफ्ता थी, लोगों को हंसाना, लोटपोट करना उन्हें अच्छा लगता था। उनकी पहली किताब 1941 में, यानी मेरे जन्म से तकरीबन 8 साल पहले और 7 साल पहले, 8 साल पहले छपी थी, जिसका उन्वान था किरणें। उसके बाद उसकी दूसरी किताब छपी 1943 में, जिसका उन्वान था शगुफ्ता, शगुफे, सॉरी शगुफे। वो अपने एक मजमून में, राजपूत थे रोहतक के, उनका पूरा नाम था राव शफीकुर रहमान, शफीकुर रहमान राव थे। अब राव नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि वो पाकिस्तानी कहे जाते हैं। और उनके उस्ताद थे, जिन्हें वो उस्ताद मानते थे, वो कनाडा के राइटर स्टीफन लीकॉक, जो ह्यूमर में काफ़ी मशहूर मुसन्निफ हैं। शफीकुर रहमान के एक मजमून में उन्वान है, हमारा फ़लसफ़ा शादी व मोहब्बत। कहते हैं हमारे ख़्याल में अगर मोहब्बत को शादी से दूर रखा जाए तो दोनों नहायत मुफीद चीज़ें हैं, लेकिन नौजवान नहायत जल्दबाजी से काम लेते हैं, दूसरों के तजुर्बे से कुछ नहीं सीखते। नतीजा ये होता है कि खामखा शादी मोल ले बैठते हैं। अक्सर देखने में आया है कि जो लोग शादी से पहले पछताते थे वो शादी के बाद भी पछताते हैं। हम कभी नहीं पछताए, हालांकि हम किसी ज़माने में बड़े अलबेले नौजवान मशहूर थे। उन्होंने एक कलीद कामयाबी लिखी, यानी की टू सक्सेस। उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उनकी वो कहानी सुनाऊंगा जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनकी।
कहते हैं अपने आप को पहचानो। अक्लमंद कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, लेकिन तजुर्बे से साबित हुआ है कि अपने आप को कभी मत पहचानो वरना सख्त मायूसी होगी। बल्कि हो सके तो दूसरों को भी मत पहचानो। एमर्सन फरमाते हैं कि इंसान जो कुछ सोचता है वही बनता है। कुछ बनना किस कदर आसान है। कुछ सोचना शुरू कर दो और बन जाओ। ना बन सको तो एमर्सन से पूछो। हाफिजा तेज करना, हाफिजा यानी याददाश्त। अगर आपको बातें भूल जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाफिजा कमजोर है, फकत आपको बातें याद नहीं रहती। इलाज बहुत आसान है। आइंदा सारी बातें याद रखने की कोशिश ही मत कीजिए। आप देखेंगे कुछ बातें आपको जरूर याद रह जाएंगी। बहुत से लोग बार बार कहा करते हैं, हाय ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इससे बचने की तरकीब ये है कि हमेशा पहले से सोच कर रखिए, या फिर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो ऐसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं। खौफ से मुकाबला, डर। दिल ही दिल में खौफ से जंग करना बेसूद है, बेकार है, क्योंकि डरने की ट्रेनिंग हमें बचपन से मिलती है और शुरू से ही हमें भूत, चुड़ैल, हाउ और दीगर चीज़ों से डरना सिखाया जाता है। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में मत जाइए। अगर अंधेरा हो जाए तो जल्दी से दौड़कर रोशनी की तरफ चले जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी और खौफ खाना पुरानी आदत बन जाएगा। वक्त की पाबंदी। तजुर्बा यही बताता है कि अगर आप वक्त पर पहुंच जाएं तो हमेशा दूसरों का इंतजार करना पड़ता है। दूसरे अक्सर देर से आते हैं, चुनांचे खुद भी जरा देर से जाइए। अगर आप वक्त पर पहुंचे तो दूसरे यही समझेंगे कि आपकी घड़ी आगे है। बेख्वाबी यानी नींद ना आने की शिकायत से निजात। अगर नींद ना आती हो तो सोने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि बड़े इन्हमाक से फिलॉसफी की किसी मोटी सी किताब का मुताला शुरू कर दीजिए, फौरन नींद आ जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर मैथमेटिक्स की किताब हो तो और ज्यादा अच्छा। हमेशा जवान रहने का राज। अव्वल तो ये सोचना ही गलत है कि जवान रहना कोई बहुत बड़ी खूबी है। इस उम्र के नुकसानात फवायद यानी फायदे से कहीं ज्यादा हैं। मुलाहिजा हो ये शेर, खैर से मौसम शबाब कटा, चलो अच्छा हुआ अजाब कटा। अब सुनिए उनकी कहानी का उन्वान है 99 नॉट आउट। अब चूंकि उन्वान 99 नॉट आउट है तो ऑब्वियसली कहानी भी क्रिकेट के बारे में होगी। फरमाते हैं बड़ी मुश्किलों से हमने वो मैच जीता, या यूं कहिए कि हारते हारते बचे। सबसे ज्यादा स्कोर मकसूद घोड़े का था। उसने सुबह से खेलना शुरू किया, कोई स्ट्रोक ऐसा ना था जो उसने ना दिखाया हो। बॉलर्स को खूब सजा दी और 2 घंटे के बाद 3 रन बनाए। उसके बाद जो उछल उछल कर खेला है तो दोपहर तक 3 से 10 तक स्कोर पहुंचा दिया। लंच के बाद वो बेहद तेज खेला, आगे बढ़ बढ़ कर वो हिटें लगाई कि 5 रन का इजाफा कर दिया। जब हम शाम को रो पीट कर जीते और आखिरी खिलाड़ी ने आखिरी हिट लगाई तो मकसूद घोड़ा 20 रन बना चुका था। हमारे मुखालिफ भी काफी गए गुजरे थे, वो भी इसी तरह खेले थे। उनकी बॉलिंग का ये हाल था कि 11 खिलाड़ियों में से 10 ने बॉलिंग की थी। 11वां विकेट कीपर था, लिहाजा मजबूर था, वरना वो भी हस्ब तौफीक मदद करता। खेल देखने वालों का यह मुत्तफिका फैसला था कि दोनों टीमों को यह डर नहीं है कि कहीं हार ना जाएं, बल्कि ये खतरा है कि कहीं जीत ना जाएं। मैं मकसूद घोड़े को लेकर शैतान के हॉस्टल पहुंचा। उनके कमरे में मध्यम रोशनी में एक बड़े से पलंग पर चंद हजरात रजाइयां ओढ़े खाना खा रहे थे। रजाइयां नॉर्मली रंगीन होती हैं, लिहाज उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। शैतान बोले सर्दी ज्यादा है और हम थके हुए। उन्होंने हमारे लिए भी रजाई मंगाई।
और हम भी खाने में शरीक हो गए। मकसूद घोड़े ने पूछा, रूफी साहब आप कैसे हैं? शैतान बोले, मैं बफजल खुदा ताला बखैरियत हूँ और खैर आफियत आपके खुदाबंद करीम से नेक मतलूब है। दीगर अहवाल यह है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। मैंने सेकंड शो के लिए कहा, ये चूंकि 1940 की कहानियां हैं, उन दिनों 2 ही शो हुआ करते थे, एक 6 बजे से 9 बजे का और दूसरा 9 से 12 का। तो 9 से 12 का शो सेकंड शो हुआ करता था। मैंने सेकंड शो के लिए कहा और पूछा, अब क्या वजह होगा? शैतान घड़ी देखकर बोले, जुमेरात है। वैसे सिनेमा में अभी 1 घंटा बाकी था। शैतान कहने लगे, 1 घंटे का क्या है, 10 मिनट में गुजर जाएगा। आज सिनेमा इसी तरह चलेंगे, रजाइयां ओढ़कर और नौकर हुक्का साथ लेकर चलेगा। सब बड़ी बहस हुई। मकसूद घोड़े ने कहा, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि रजाइयां ओढ़कर ना चलें। शैतान जल्दी से बोले, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मुझे कोई मशवरा ना दें। आज रजाइयां ओढ़कर चलना होगा, सर्दी बहुत है। ओवरकोट पहन लो। मैंने कहा, ये ओवरकोट कमबख्त ऐसा है कि इसे पहनकर और ज्यादा सर्दी लगती है। ये वही ओवरकोट तो नहीं है जिसे उलटवाया गया था? हाँ वही है, पहले इसे उलटवाया गया था, फिर सीधा कराया गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रोशनी बहुत मध्यम है, किसी ने कहा। शैतान ने नौकर से पूछा, सुनो, क्यों ये बल्ब कितने हॉर्स पावर का लाए हो? उस गरीब ने बल्ब की हॉर्स पावर बता दी। शैतान बोले, आज बिजली बहुत कम आ रही है। शैतान चलते वक्त अपनी ऐनक ढूंढने लगे। किसी ने बताया कि एक ऐनक तो उनकी नाक पर रखी है। बोले, आजकल मेरे पास 3 ऐनकें हैं, एक दूर की चीजें देखने के लिए, दूसरी नजदीक की चीजों के लिए, और तीसरी उन दोनों को ढूंढने के लिए। मैं यही सोच रहा था कि अगर जज साहब के कुनबे में से किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे। जरा सी देर में हम ठंडी सड़क पर रजाइयां ओढ़े जा रहे थे और हमारे पीछे नौकर हुक्का थामे आ रहा था। सिनेमा पहुंचे। वहां इत्तेफाक से मेरी निगाह जज साहब की मोटर पर जा पड़ी। मैंने अंदर जाते वक्त अपनी रजाई तो मकसूद घोड़े के ऊपर फेंकी और शैतान की नजर बचाकर दूर जा बैठा। पीछे मुड़कर जो देखता हूं तो जज साहब बैठे थे। मैं बिल्कुल सीट पे धंस गया कि कहीं नजर ना हो, मगर जरा सी देर में नन्नी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पीछे जाना पड़ा और नन्नी की सीट मिली। जज साहब ने पहले तो मेरे ना आने की शिकायत की। मैंने इम्तिहान का बहाना बना दिया। फिर पूछा, तुम्हारे साथ वो खवातीन कौन थी? खवातीन औरतों को कहते हैं उर्दू में। कौन सी खवातीन? अभी अभी जो तुम्हारे साथ थी, जो सामने बैठी हैं। उन्होंने शैतान वगैरह की तरफ इशारा किया जो हुक्का पी रहे थे। अरे लाहौल वला कुव्वत, ये खवातीन तो हुक्का पी रही हैं। वो चौंक कर बोले, जी नहीं, ये खवातीन यानी औरतें नहीं हैं, कुछ और ही हैं। मैं जो कह रहा हूं कि खवातीन है, गजब खुदा का, औरतों को हुक्का पीते मैं आज पहली मर्तबा देख रहा हूं। मैंने कनखियों से रजिया को देखा, जो कनखियों से मुझे देख रही थी। उन दिनों रजिया मुझसे रूठी हुई थी। मैं काफी बेजार था और शैतान मुझसे बेजार थे। बार बार वो यही कहते थे कि मियाँ, अगर बस या लड़की हाथ से निकल जाए तो फिक्र मत करना, दूसरी अभी आती होगी। ये 1941 का मुकालमा है जो आपने कई फिल्मों में या रेडियो पर सुना होगा। उन दिनों जितना मैंने उसे मनाने की कोशिश की, उतना वो रूठती जाती। रूठने की वजह थी एक लड़की जो टेनिस में मेरी पार्टनर थी। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन सब उसे ऐनक कहा करते थे। उसके खद्दो खाल में सबसे नुमायां चीज उसकी ऐनक थी, बड़ी लंबी चौड़ी और वजनी ऐनक। अगर मैं रजिया की जगह होता तो हरगिज बदगुमान ना होता। नन्नी ने हमें चंद मर्तबा इकट्ठे देखा और रजिया से कह दिया। फिर एक शाम को ऐनक ने कहा, मेरे डैडी शाम की ट्रेन से गुजर रहे हैं, मुझे स्टेशन पर ले चलिए। उसके पास साइकिल नहीं थी और ट्रेन में बहुत थोड़ा वक्त था। मैं उसे लेकर निकला ही था कि रजिया और हुकूमत आप में मिल गई।
उधर स्टेशन पर हमें एक नहायत ही करख किस्म के लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिले, जिन्हें हरगिज डैडी नहीं कहा जा सकता था। मेरा और शैतान का इम्तिहान नज़दीक था, इसलिए हम दोनों जज साहब के मकान से हॉस्टलों में चले आए थे। उन दिनों जज साहब बड़ी तेजी से कोठियां बदल रहे थे। शैतान जब कभी उनसे मिलते यही पूछते, आजकल आप कहाँ रहते हैं? उनकी पहली कोठी में हमारे रहते हुए चोरी हुई। जज के यहाँ चोरी? सुबह सुबह पता चला कि रात को चोरी हुई, लेकिन सब चीजें जूं की तूं मौजूद हैं। पता ही नहीं चलता था कि चुराया क्या गया है। यही मालूम होता था कि चोर महज तफरीहन आए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे सारे कप जो अंगीठी और अलमारियों पर रखे थे गायब हैं। खूब चमकीले और बड़े बड़े कप थे। शायद चोर ने उन्हें असली चांदी के बर्तन समझा। वो कोठी वैसे थी भी सुनसान सी जगह में। एक मर्तबा सारा कुनबा किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। मैं और शैतान सेकंड शो देखकर लौटे। देर हो चुकी थी। कोठी में बिल्कुल अंधेरा था। हम दीवार कूदकर छोटे रास्ते से अंदर चले आए। अंधेरे में आहट सुनाई दी। दबे पांव जाकर देखते हैं तो एक साहब ताला खोलने की कोशिश कर रहे। हम इंतजार करते रहे। जब ताला खुल गया तो शैतान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े शिकायतामेज लहजे में कहा, यार बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कहीं ना जाने दिया। अंदर ले आए। उन्हें चाय पिलाई गई, चॉकलेट खिलाए गए। फिर कपों के मुतालिक पूछा गया। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने नहीं चुराए। अगर वो चोरी करते भी तो कभी कप ना चुराते। स्पोर्ट्समैन मालूम होते थे। हमने हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जज साहब ने फिर कोठी बदली। नई कोठी में बिजली की फिटिंग बिल्कुल गलत थी। पंखा चलाओ तो बल्ब जलते थे, टेलीफोन करो तो पंखा चलता था, रेडियो बेहद ठंडा रहता था, उधर फ्रिज में मौसीकी तो सुनाई देती थी। इस मर्तबा जो कोठी बदली तो पड़ोस में दिन रात कव्वालियां होती, बैंड बजते, जलसे होते। गर्ज है कि इसी तरह होता रहा। अब जो नया मकान मिला तो ऐसी जगह कि आसपास बेशुमार लड़कियां रहती थी। शाम को लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों से वापस लौटती तो खूब रौनक हो जाती। शैतान ने उस जगह का नाम मीना बाजार रखा। प्रोग्राम यह था कि इम्तिहान खत्म होते ही हम हॉस्टल छोड़कर जज साहब के यहाँ आ जाएं। जज साहब बदस्तूर उन खवातीन को देख रहे थे जो हुक्का पी रही थी। रजिया ने दुपट्टा इस अंदाज से रखा था कि मुझे सिर्फ उसकी नाक का जरा सा हिस्सा नजर आ रहा था। मेरे ख्याल में उन तमाम नाकों के जरा से हिस्सों से हसीन था जो मैंने आज तक देखे थे। हुकूमत आपा मुझे बड़ी बुरी तरह घूर रही थी। शैतान का ख्याल था कि हुकूमत आपा को मुझसे एक हसरत आमेज नफरत थी। मैं नन्नी को कहानियां सुना रहा था। सुनो नन्नी, एक शख्स अंधेरी रात में शेर का शिकार खेलने एक बहुत डरावने और तारीक जंगल में गया। शेर बोला, हुर्रे। अच्छा, एक और कहानी सुनो। दो चीते के शिकारी और एक चीता। दो चीते के शिकारी और एक चीता, एक चीते का शिकारी और एक चीता, और आखिर में से चीता। नन्ही बाकायदा डर गई। चलते वक्त जज साहब ने वादा किया कि वो हमारा अगला मैच देखने जरूर आएंगे। हमारे क्लब के कप्तान गेदी साहब थे। उनका असली नाम जैदी, मेहदी या कुछ इसी किस्म का था। उनका कद बहुत छोटा था और बकौल शैतान के वो सतह समुंदर से फकत 4.5 फीट बुलंद थे। उनके साथ हर वक्त उनके दो मुशीर यानी कंसल्टेंट चलते थे, जो इत्तेफाक से काफी लंबे थे। गेदी साहब उनके दरमियान में चलते थे। शैतान ने इसीलिए उन तीनों का नाम 101 रख दिया था, उनके कदों के मुताबिक। टीम की इंतखाबी कमेटी यानी सिलेक्शन कमेटी भी थी, जिसका एक ही मेंबर था, गेदी साहब। बडी भी हमारे क्लब का मेंबर था।
अमेरिका में उसने बेसबॉल खेली थी, चुनांचे क्रिकेट भी वो बेसबॉल की तरह खेलता था। हमारे क्लब की तारीख में यह पहला मौका था कि हम लगातार 3 मैच जीत कर फाइनल खेलने वाले थे। शाम को टीम प्रैक्टिस के लिए आई। गेदी साहब मैच के लिए बैटिंग की तरतीब देने लगे। शुरू में वो और मकसूद घोड़ा, 7वें विकेट पर बडी, 8वें पर मैं और 9वें पर शैतान। हिसाब लगाने के बाद जब शैतान को यह एहसास हुआ कि वो 11वें खिलाड़ी हैं तो मचल गए और गेदी साहब से पूछा, 11वां क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए कि कोई 12वां नहीं होता, जवाब मिला। कप्तान हमेशा सही अंदाजा लगा सकता है, उसका नजरिया हमेशा दुरुस्त होता है। शैतान बोले, हर शख्स के 2 नजरिए होते हैं, उसका जाती नजरिया और दूसरा नजरिया वो जो उमूमन सही निकलता है। मुसीबत ये थी कि शैतान ना बॉलर थे, ना बैट्समैन, ना विकेट कीपर, मगर उनका दावा था कि एक आला दर्जे की टीम में 5 बेहतरीन बैट्समैन होने चाहिए, 4 बेहतरीन बॉलर, 1 अच्छा विकेट कीपर और 1 शैतान। वैसे तकरीबन हर मैच में शैतान का स्कोर 0 रहता था। हर रोज जब मशरक से सूरज निकलता है तो कलियां खिल खिल कर फूल बन जाती हैं, तितलियां जाग उठती हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं। हर रोज सूरज डूबते वक्त आसमान गुलाबी हो जाता है। चांदनी रात में एक अजीब सा खुशबू आसमान से जमीन तक छा जाता है। लेकिन हुकूमत आपा को इन बातों का इल्म तक नहीं था। जब हम जज साहब की कोठी में पहुंचे तो अजब सुहाना समा था। ढलते हुए सूरज की आखिरी शुआएं टहनियों और पत्तों पर रक्सा थी। बागीचे में एक फव्वारा चल रहा था। गुलाब के सुर्ख फूलों ने जैसे आग सी लगा रखी थी। लेकिन यह सब कुछ बेकार था, क्योंकि नजदीक ही हुकूमत आपा बैठी थी। हुकूमत आपा मुझसे खफा इसलिए हुई कि जब वो मोटी हो गई तो मैंने उनको दुबला होने का मुनासिब नुस्खा नहीं बताया। मैंने फाका कशी तजवीज़ की, मगर वो बोली नहीं नहीं, कोई खाने की ऐसी चीज़ बताओ जिससे दुबली हो जाऊं। बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने उनका लंच छुड़ाया। एक रोज जाकर देखता हूं तो वो चाय पर पुलाव खा रही हैं और मैंने उनका लंच फिर शुरू करा दिया। शैतान का ख्याल था कि वो सुबह सुबह शाम कल्याण गया करती हैं और बातें वक्त वो कहती कुछ हैं, उनकी निगाहें कहीं और होती हैं, ध्यान किसी और तरफ, और बातों का मतलब कुछ और होता है। हमें देखकर वो मुस्कुराई और सूरज गुरूब हो गया। खाने के बाद मुझे यूं ख्याल आया कि शैतान और हुकूमत आपा देर से गायब है। तलाश करने पर देखता हूं कि दोनों फव्वारे के पास बैठे हैं और रूमान अंगेज गुफ्तगू हो रही है। मैं छुपकर सुनने लगा। शैतान बोले, सचमुच तुम बहुत प्यारी मालूम हो रही हो। हुकूमत आपा ने कहा, सचमुच मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं है, वरना कर्ज जरूर देती। शैतान बोले, यकीनन इन चंद महीनों में तुम्हारी रंगत निखर आई है। जब तुम जून में आई थी तो तुम्हारी जून बदली हुई थी। यकीनन मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए कौन मांगता है तुमसे? भला ऐसी रूमान परवर फिजा में जहां बाग का एक तन्हा गोशा हो, फव्वारा चल रहा हो, चांदनी छिटकी हो और तुम सामने हो, वहां रुपयों का ख्याल कैसे आ सकता है? वहां तो एक मासूम सी आरजू दिल में करवट लेने लगती है। सचमुच? हुकूमत आपा शर्मा गई। हाँ सचमुच। भला इस वक्त आपको किस चीज की आरजू है? हुकूमत आपा ने पूछा। क्लोरोफॉर्म की, शैतान बोले। और जानती हो हुकूमत, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? आईना। और कई इंसान आईने को भी धोखा दे जाते हैं। आईना कुछ कहे वो एक नहीं सुनते, उनमें से एक तुम हो। अब हुकूमत आपा कुछ बिगड़ने लगी। शैतान जल्दी से बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, यूं ही मुंह से निकल गया। फिर रूमानी बातें होने लगी। हुकूमत आपा ने पूछा, रूमानी अदब में तुम्हारी महबूब किताब कौन सी है? डिक्शनरी। शैतान ने जवाब दिया। हुकूमत आपा शैतान के चेहरे को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी नाक इतनी लंबी क्यों है? शैतान ने कहा भरी और बोले, क्या बताऊं नाक लंबी क्यों है?
ये फितरत के राज हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारा माथा बाहर को क्यों निकला हुआ है, तुम्हारे कान मुड़े हुए क्यों हैं, तुम्हारे दांत खरगोश के दांतों की तरह क्यों हैं? हुकूमत तुम उन हस्तियों में से हो जिनसे अगर वक्त पूछा जाए तो वो घड़ी बनाने का तरीका बता दें। तुम उन सहरा नवर्दों की तरह हो जो आज यहाँ आए और कल भी यहीं हैं। आज से 5 साल पहले सब कहते थे कि इस लड़की का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर नहायत शानदार है, और अब सब कहते हैं कि इस लड़की का माजी यानी पास वाकई लाजवाब रहा होगा। अब तो बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई और मुझे भी शामिल होना पड़ा। वापसी पर मैंने रजिया की बेरुखी का जिक्र किया, रूठने की वजह बताई और ये भी बताया कि इसीलिए मैंने ऐनक से मिलना जुलना छोड़ दिया है। आपकी जगह पेजेस चिपक गए हैं। हालांकि मैंने शैतान ने मशवरा दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐनक को हर वक्त साइकिल पर बिठाए फिरता और रजे के घर के सामने से हर रोज 4 मरतबा गुजरा करता ताकि वो अच्छी तरह देख ले और ये रूठना उठना सब दुरुस्त हो जाए। मेरी मानो तो आज से तुम भी रजिया से रूठ जाओ और ऐनक के साथ खूब चुहलें करो, फिर कुदरत का तमाशा देखो। मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि रजिया ने आसमानी दुपट्टा ओढ़ रखा है जिसमें सुनहरे तारे हैं और पहली पल्लू जगमग जगमग कर रहा है। उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट है और हाथ में रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा, तो जनाब आजकल ख्वाब भी टेक्निकलर में देखते हैं। सबसे अच्छा ख्वाब जानते हो क्या है? क्या? यही कि कोई ख्वाब ना है। मैंने उनको बताया कि जब से रजिया रूठी है मैं तन्हा सा रहता हूँ और मैं मोहब्बत में खुशनसीब हरगिज नहीं हूँ। वो बोले, मोहब्बत में खुशनसीब सिर्फ एक किस्म के इंसान रहते हैं और वो हैं कुंवारे। और मियाँ, अगर तुम अपने आप को तन्हा महसूस करते हो या तन्हाई से डरते हो तो हरगिज शादी मत करना। मैंने एक रोमान शुरू किया लेकिन उन्होंने बात काटी और कहा, मोहब्बत की बेहतरीन और मुख्तसर तरीन कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, नहीं। और इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। हमारा मैच शुरू हुआ। कुछ छुट्टियां थी और कुछ मीना बाजार का कुर्ब। वैसे भी चारों तरफ लाताद रिटायर्ड बुजुर्ग रहते थे। वो सब आए, साथ बेशुमार लड़कियां आई। हमारे कप्तान ने हस्बे मामूल टॉस हारा और हम फील्ड करने चले। लड़कियों की तादाद का अंदाजा हमें मैदान में पहुंचकर हुआ। जिधर नजर जाती रंग बिरंगे लिबास दिखाई देते। बॉय ओ बॉय, आज मुझे अमेरिका याद आ रहा है, बड़ी बार बार कहता। गेंदी साहब ने चमकती हुई नई गेंद मेरे हाथ में दे दी। मैं फील्ड जमाने लगा। शैतान का इसरार था कि उनको शामियाने यानी पेवेलियन की तरफ भेज दिया जाए, गालिबन इसलिए कि वहां लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। तालियां बजी और बैट्समैन शामियाने से रवाना हुए। एक साहब बेहद मोटे थे और बिल्कुल जरा से थे। एक साहब बेहद मोटे थे और दूसरे बिल्कुल जरा से थे और कम उम्र भी थे। किसी ने बताया ये किसी यारजंग बहादुर के लड़के हैं। शैतान चौंक कर बोले, अच्छा, इतना कम उम्र और अभी से कि यारजंग बहादुर का लड़का, कमाल है। उन मोटे ताजे हजरत का नाम कलंदर साहब था। शायद कलंदर बेग होगा या कलंदर हुसैन। ये नाम हमें यूं मालूम हुआ कि जब मेरी तीसरी गेंद उनकी तोन से छूकर विकेट कीपर के बराबर से गुजरी तो यारजंग बहादुर के साहबजादे ने उधर से चिल्लाकर कहा, कलंदर साहब वहीं ठहरिए। दूसरे ओवर में हमें पता चला कि छोटे साहब का नाम चुन्नू मियाँ है। उन्होंने एक छोटी सी हिट लगाई। उधर से कलंदर साहब चिल्लाए, चुन्नू मियाँ वहीं ठहरिए। देर तक यही होता रहा और दोनों एक दूसरे को वहीं ठहरने के लिए कहते रहे। एक गेंद बड्डी के सामने से गुजरी लेकिन उसने हाथ तक नहीं हिलाया। मालूम हुआ कि जनाब लड़कियों को देख रहे थे। मुफ्त की बाउंड्री हो गई। कलंदर साहब ने एक गेंद हवा में उठा दी। शैतान उसे बखूबी कैच कर सकते थे लेकिन उन्होंने गेंद की तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर के बाद मालूम हुआ कि सिवाय बॉलर और बैट्समैन के
हर एक रंगीन लिबासों और हसीन चेहरों को देख रहा था। यहाँ तक कि जब कलंदर साहब ने विकेट के सामने टांग अड़ा दी और मैंने चिल्लाकर अपील की तो अंपायर साहब चौंक पड़े, जैसे जाग कर बोले हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, भाई माफ करना, मेरा ध्यान किसी और तरफ था। हालांकि ये अंपायर अच्छे खासे खबर रसीदा बुजुर्ग थे। यूं मालूम हो रहा था कि हम सारी उम्र बॉलिंग करते रहेंगे और कलंदर साहब और चुन्नू मियाँ सारी उम्र खेलते रहेंगे। दफतन कलंदर साहब ने एक गेंद आसमान में चढ़ा दी। गेंद ऊंची होती गई, हत्ता के निगाहों से गायब हो गई। हम सब आसमान की तरफ यूं तक रहे थे जैसे ईद का चांद देख रहे हों। फिर एक छोटा सा नुक्ता नजर आया। हम सब कैच करने के लिए भागे। विकेट कीपर और मकसूद घोड़ा इतने जोर से टकराए कि दोनों आर्जी तौर पर बेहोश हो गए। हम सब एक दूसरे को ढकेल रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फिर गेदी साहब ललकारे, सब हट जाओ, ये कैच मैं करूंगा। गेदी साहब दोनों हाथ यूं फैलाए खड़े थे जैसे बड़े खुशियों से दुआ मांग रहे हों। गेंद बुलंद फिजाओं से उतरनी शुरू हुई और गेदी साहब ने हाथ और भी ऊंचे फैला दिए। गेंद नीचे ना आई, लेकिन उनके गेंद नीचे ना आई, लेकिन उनके हाथों में नहीं। शायद ये गेंद की गलती थी, वो सीधी उनके हैट पर लगी। टप से आवाज आई, गेंद उछली, फिर टप से हैट पर गिरी, फिर उछली, फिर गिरी और आहिस्ता से उनकी गर्दन पर लुढ़कती हुई जमीन की तरफ चल दी। फिर यकलक विकेट कीपर साहब, जो आंखें बंद किए बेहोश पड़े थे, चौंके और गिरती हुई गेंद को दबोच लिया। उधर गेदी साहब धड़ाम से गिरे और कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। कलंदर साहब आउट हो गए। जब वो वापस जा रहे थे तो शैतान ने उनसे कहा, तिबला, अब आपके बगैर ये मैदान खाली खाली सा मालूम होगा। वाकई कलंदर साहब निहायत मोटे थे। अब जो नए साहब आए तो उन्होंने शैतान को देखा और फौरन लिपट गए। हालांकि शैतान ने अब तक कोई इश्तियाक जाहिर नहीं किया था। उन्होंने बताया, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं वही बेजार अख्तर हूं। शैतान ने बकौर देखा और कहा, मुमकिन है कि आप वही बेजार हों, लेकिन अख्तर वो हरगिज नहीं है जो पहले थे। वो बोले, मैं सचमुच वही हूं, फकत जरा सा बदल गया हूं। बीमार था इसलिए मेरा पहले से कद छोटा हो गया है। अब वो दोनों हैं कि बातें कर रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आखिर अंपायर ने टोका, तब बेजार अख्तर ने खेलना शुरू किया। मेरी पहली ही गेंद उन्होंने हवा में उठा दी। एक फील्डर के पास से गुजरी, लेकिन उसने कोई तवज्जो न दी। एक और फील्डर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा तक नहीं। जब मैंने उनका नाम पुकारा तब चौंक कर उन्होंने गेंद उठाई और बड़ी मेहरबानी के तौर पर मेरी तरफ फेंक दी। अब यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी थी कि जिस खिलाड़ी की तरफ गेंद जाती उसका नाम लेकर उसे याद दिलाना पड़ता कि गेंद उसकी तरफ आ रही है। चुन्नू मियाँ ने घूमकर लेग की तरफ हिट लगाई। आगे मकसूद घोड़ा दुनिया व माफिया से काफिल मराकबे में खड़ा था। धम से गेंद उसके पेट में लगी। उसने नारा लगाकर वहीं दबोच लिया। चुन्नू मियाँ आउट हो गए और उन्हें जाते देखकर सबने इत्मीनान का सांस लिया। शैतान दूर से भागे भागे आया और मेरे कान में बोले, वो जो दो लड़कियां नजर आ रही हैं वो चुन्नू मियाँ के रिश्तेदार मालूम होती हैं। लंच पर मालूम हुआ कि शैतान सही कहते थे। चुन्नू मियाँ उन दोनों लड़कियों को लेकर आए। तारुफ हुआ। एक बूढ़े प्रोफेसर अपनी लड़कियों समेत आए हुए थे। एक हम जमात भी मिल गई। रजिया मुंह फेरे बैठी थी। मेरा जी चाहता था कहीं से 100-150 लड़कियां और भी आ जाएं ताकि आज उसके सामने खूब चुगलियां की जाएं। शैतान शिकायत कर रहे थे, ये हुजूम काफी बदमजाक मालूम होता है, किसी ने हमारा ऑटोग्राफ नहीं लिया। लंच के बाद मुझे और शैतान को बाउंड्री पर भेज दिया गया। वहां हम बातें करने लगे, इसलिए गेदी साहब ने नाराज होकर हमें वापस बुला लिया और बैट्समैन के बिल्कुल करीब होकर फील्ड करने को कहा। ऐसी जगह बहुत संजीदगी से फील करना पड़ता है। हम बहुत घबराए, यही दुआ मांग रहे थे कि कहीं कोई कैच ना आ जाए। थोड़ी देर में हमने फिर बातें शुरू कर दी। मैंने कुछ कहा, शैतान बोले, मिलाओ हाथ। इसी बात पर
उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और शू से एक चीज आई और शब्द शैतान की हथेली चिपक गई। लाहौल वाला कुव्वत, ये तो गेंद थी। शैतान ने एक निहायत लाजवाब कैच किया था। अब हम खेल की तरफ मुतवज्जो हुए। 5 विकेटों पर स्कोर 198 था और वो बेजार अख्तर साहब 82 नॉट आउट थे। अरे ये तो सेंचुरी पर तुला हुआ है, शैतान बोले। चाय के बाद गेंदी साहब ने नई गेंद ली, मुझे बुलाया गया। मैंने बड़ी तेज गेंदें फेंकी, लेकिन उन बेजार साहब पर कोई असर ना हुआ। नई गेंद पर वो और भी मोहतात हो गए। उधर वो कबर रसीदा अंपायर साहब जो दिन भर खड़े खड़े रहकर तंग आ चुके थे, अपने पुराने किस्से सुना रहे थे कि जब मैं छोटा था तो ये किया करता था, जब मैं छोटा था तो बात यूं थी। शैतान बोले, अच्छा तो क्या आप सचमुच कभी छोटे भी थे? और वो नाराज हो गए। इसी खौगी में उन्होंने मेरी अपील पर नफी में सर हिला दिया। शाम को 7 विकेटों पर स्कोर 240 था और बेजार साहब 99 नॉट आउट थे, 99 नॉट आउट। हम जिंदगी से तंग आए हुए थे। एक बड़ी गरीब था जो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई हंसता ही नहीं था। सब यही कहते थे, भाई ये तो मैंने पहले से सुन रखा है। हालांकि बड़ी के लतीफे यानी चुटकुले हमेशा नए हुआ करते हैं। और जब हम बड़ी की मोटर में वापस जा रहे थे तो शैतान ने तंबी की, बड़ी जरा आहिस्ता चलाओ, तुम मोटर हमेशा इसी तरह चलाते हो जैसे किसी एक्सीडेंट का रिहर्सल कर रहे हो। अगली सुबह अखबार जो पढ़ते हैं तो उसमें शैतान की खूब तारीफें थी। शैतान के एक कैच का जिक्र आधे कॉलम में था और बेजार साहब की खूब बुराइयां की गई थी। मैंने पूछा तो शैतान कहने लगे, मुझे क्या पता, अखबार का रिपोर्टर वहां मौजूद था, ये उसकी बेलाग राय है। जज साहब मिले, बोले और कुछ भी हो जाए लेकिन उस लड़के की सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। वो निहायत बुरी तरह खेला है। अगर वो एक और रन बना गया तो मुझे सख्त अफसोस होगा। खेल शुरू हुआ। बेजार साहब हर एक गेंद रोक रहे थे। हुजूम खामोश था। सब उनकी सेंचुरी के मुंतजिर थे। शैतान को हर ओवर के बाद बाउंड्री लाइन से पूरा मैदान उबूर करके दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर जाना पड़ता था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं, तो शैतान को हर ओवर के बाद बाउंड्री लाइन से पूरा मैदान उबूर करके दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर जाना पड़ता था। एक ओवर में उन्हें जरा देर से ख्याल आया कि इस वक्त उन्हें दूसरी तरफ होना चाहिए था और वो गलत जगह खड़े हैं। वो सरपट दौड़े और भागते भागते उन्होंने गेंद देखी जो उनके करीब से गुजरने वाली थी। उन्होंने रुककर यूं ही पकड़ ली। कैच हो गया। शैतान ने फिर एक हैरत अंगेज कैच किया था। सबने यही समझा कि शैतान जानबूझकर महज उस कैच के लिए इतनी दूर से भागे थे। देर तक तालियां बजती रहीं। स्कोर वही था, लेकिन बेजार साहब 99 नॉट आउट थे और हम सबके सीनों पर मूंग दल रहे थे। यकायक हुजूम में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उससे बॉलिंग कराओ जिसने अभी कैच किया है। गेंदी साहब को न जाने क्या सूझी, शैतान को बुलाकर गेंद हाथ में दे दी। शैतान ने आज तक कभी मैच में बॉलिंग नहीं की थी। गेंदी साहब ने पूछा, तुम तेज गेंद फेंकते हो या आहिस्ता, यानी फास्ट हो या स्लो? शैतान बोले, मुझे क्या पता, अभी फेंक कर देखो। उन्होंने कई मरतबा कदम गिने, मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो शैतान और क्रिकेट दोनों के लिए मुअज्जा था और बकौल शैतान क्रिकेट की तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल था। शैतान ने रुमाल से गेंद साफ की, इधर उधर देखा और अजब बेढंग तरीक से भागना शुरू किया। विकेटों के पास आकर ये कदम गलत हो गए और एक निहायती बेहुदा गेंद उन्होंने फेंकी। बेजार साहब ने आगे बढ़कर बड़ी हिकालत से बल्ला घुमाया और एक गदर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, लोग चिंगारने लगे, लोग पागल हो गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। बेजार साहब की सेंचुरी पर नहीं, बल्कि उनके आउट होने पर। शैतान की उस बेहुदा सी गेंद ने उस बेहुदगी से उनकी विकेटें उड़ाई थी कि वो 99 पर आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर में हमने बाकी खिलाड़ियों को फारिग कर दिया। सारी टीम 240 पर आउट। शैतान की खूब तारीफें हुई। शाबाश देने के बहाने उन्हें पीट कर रख दिया गया। अब हमारी इनिंग शुरू हुई।
मैं और ऐनक रज़ा के करीब जा बैठे और वो दुज़दीदा निगाहों से हमें देख रही थी। मुखालिफ टीम फील्ड करने चली और शैतान कैमरा लेकर लपके उनकी तस्वीरें उतारी। फिर गेंदी और मखसूद घोड़ा बल्ले लेकर शामियाने से निकले। शैतान ने बाकायदा पोज कराकर उनकी कई तस्वीरें उतारी, लेकिन हम देर तक शामियाने में ना बैठ सके। हमारे खिलाड़ी यके बाद दीगरे आउट होते चले गए। मुखालिफ बॉलर्स नहायत खतरनाक साबित हुए। यह हमारे बैट्समैन शामियाने की तरफ देखते रहे। जो कोई खेलने जाता है विकेटों को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। जब 7वें विकेट पर बडी गया तो स्कोर फकत 36 था। बडी के मुंह में च्युइंगम था और हाथ में बल्ला, जिसे उसने बेसबॉल के स्टाइल पर पकड़ रखा था। जाते ही उसने तिरछे बल्ले से एक चौका लगा दिया। अगली गेंद पर फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका। गर्ज के बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। तेज और आहिस्ता हर किस्म की बॉलिंग को वो एक ही लाठी से हाँक रहा था। उधर बॉलर चलता, इधर बडी चलता। जहां गेंद जमीन पर पड़ती वहीं हिट लगती, लेकिन बडी भी ज्यादा देर न ठहर सका। उसके आउट होते ही बाकी खिलाड़ी भी निकल गए। सारी टीम 99 पर आउट हो गई, उसी 99 पर जो बेजार अख्तर अकेले का स्कोर था। जज साहब ने फैसला सुना दिया कि हम जरूर हारेंगे। लंच पर गेदी साहब बेहद बेजार थे। मैं और ऐनक बाहर घास पर बैठे चिलगोजे खा रहे थे। वो अपनी किसी सहेली का जिक्र कर रही थी। इतने में शैतान आ गए। आते ही पूछा, क्या आप उसी लड़की का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं जो लिबास बहुत अच्छा पहनती है? हाँ। और जिससे लिबास जचता भी है? हाँ। और जो गाती भी खूब है? हाँ। और जो बला की हसीन है? हाँ। क्या आप उससे मिले हैं? नहीं, अब तक तो देखी नहीं, लेकिन ऐसी लड़की से कौन नहीं मिलना चाहेगा। क्या आप कभी उसे तारुफ करा देंगी? अच्छा। शैतान उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते थे। पता नहीं कौन थी। हम दोनों ने भी उसे कभी नहीं देखा था। बातें शुरू हुई कि दफतन हमें एक ऐसी हस्ती नजर आई कि शैतान के देवता कूच कर गए। ये मिस रीच थी। रीच उर्दू में भालू को कहते हैं। उन पर शैतान चंद माह पहले बुरी तरह आशिक थे। आशिक क्या, बिल्कुल दीवाने बने हुए थे। उधर मिस रीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई आशिक होता। ये आशिक होता हुआ अच्छा लगे। ये नाम उनको खूब जेब देता था। वो बेहद लंबी चौड़ी थी। उनकी वालिदा शैतान को कभी तो बहुत पसंद करती थी और कभी बहुत नापसंद। वैसे वो भी उसी सांचे की बनी हुई थी, बस जरा पुराना मॉडल थी। वो मेकअप खूब करती थी और बाज़ औक़ात तो वो अपनी बेटी से कदरे हसीन मालूम होती थी। शैतान का खूब मजाक उड़ता। रीछों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं। 100 नेमतें खा खा के पला रीछ का बच्चा। तू ही नादा चंद रीछों पर तैनात कर गया। माना कि तेरे रीछ के काबिल नहीं हूं मैं। तू अपना रीछ देख, मेरा इंतजार देख, वगैरह वगैरह। लेकिन शैतान बाज ना आए और उस वक्त तक आशिक रहे जब तक उनका मूड आशिकाना रहा। फिर खुद ब खुद राह रास्त पर आ गए। मिस रीच से तारुफ नहायत पुरलुत्फ रहा। हुआ यूं कि मैं और शैतान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। एक जंक्शन पर गाड़ी बदली, दूसरी ट्रेन चलने वाली थी। हम भागा दौड़ी में सामान रखवा रहे थे कि हुजूम में एक सफ़ेद रीश, मतलब सफ़ेद रंग की लंबी दाढ़ी वाले ज़ईफ शख्स दिखाई दिए जो एक बच्चे की उंगली पकड़े जा रहे थे। शैतान को ऐसे मौक़ों पर फ़ौरन तरस आ जाता है। अपनी जेबें टटोल कर बोले, मेरे पास फ़कत नोट हैं, तुम्हारे पास कुछ टूटा हुआ हो तो इस बेचारे फ़कीर को दे दो। जल्दी थी, घबराहट में कुछ मिलता ही ना था। बड़ी मुश्किल से 2 आने मिले। जल्दी से फ़कीर को दिए और कुलियों के पीछे भागे। डब्बे में काफ़ी जगह थी। गाड़ी चलने से ज़रा देर पहले किसी का बहुत सा सामान आ गया। उसके बाद एक सालिम कुनबा और बाद में वही फ़कीर उस बच्चे के साथ आया और बैठ गया। सारा कुनबा उसे अब्बा जान कह रहा था। लाहौल भला कुकर, हम बड़े शर्मिंदा हुए। वो बुजुर्ग जो हमें उस वक्त फ़कीर मालूम हुए थे, बड़े मौजिज़ किस्म के मालदार हजरत निकले। कुछ तो उनका लिबास ज़रूरत से ज़्यादा सादा था और कुछ हम ज़रूरत से ज़्यादा घबराए हुए थे। और कुछ शैतान को ज़रूरत से ज़्यादा तरस आ गया था।
उन्होंने हमारे दुआने वापस किए, बड़े मज़े मज़े की बातें हुई। उसी कुनबे में मिस रीच भी थी, तो शैतान ने आओ देखा ना ताओ फौरन आशिक हो गए। वापसी पर बडी को बताया गया, वो बोला शायद ये 5वीं लड़की है जिस पर तुम इस साल आशिक हुए। शैतान ने करेक्शन किया, नहीं 4थी है, एक लड़की पर मैं 2 मरतबा आशिक हुआ था। वो तो शैतान की खुशकिस्मती से मिस रीच ने हमें देखा नहीं, वरना सीधी हमारी तरफ आती। हम फीड करने जा रहे थे तो नन्ही आई, कहने लगी आप उस तरह गेंद क्यों नहीं फेंकते? पूछा किस तरह? बोली उसी तरह जैसे उस रोज फेंकी थी। पूछा किस रोज? बोली मैं भूल गई, ठहरी अभी पूछ कर बताती हूँ। और वो सीधी रजिया के पास गई। अच्छा, तो ये सुल्ताना रजिया साहिबा हमें हिदायत दे रही हैं। नन्ही ने मुझे एक कागज का पुर्जा ला कर दिया। मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। गेदी साहब गलती पर गलती कर रहे थे। उन्होंने शैतान से खामखा बॉलिंग कराई, शैतान की खूब पिटाई हुई। फिर गेदी साहब को जोश आया तो उन्होंने खुद बॉलिंग शुरू कर दी और वो मामूली गेंदें फेंकी जिनके मुताल्लिक उनका जाती ख्याल ये था कि गुगली थी, गुगली, लेकिन थी वो बिल्कुल सीधी गेंदें। स्कोर खूब बढ़ता जा रहा था। शैतान बार बार मुझसे शर्त लगाते। 10 रुपए की शर्त रही, चुन्नू मियाँ 50 से ऊपर स्कोर करेंगे। मैं इनकार करता तो फौरन कहते अच्छा तो फिर लगाते हो 10 रुपए की कि चुन्नू मियाँ 50 से नीचे स्कोर करेंगे। मैं बराबर इनकार करता रहा। तब मैं बिल्कुल कंगाल था। चाय पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे और स्कोर 150 था। नन्ही ने फिर एक कागज का पुर्जा लाकर दिया और फिर मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। वो फिर आई, बोली आपा कह रहे हैं कि आपने हमारा कहना नहीं माना। मैंने कहा अब भी मानता हूं। मैंने गेदी साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया। नए सिरे से लेग पर 6 खिलाड़ियों की फील्ड जमाई। दिन भर के खेल से विकेट काफी खराब हो चुकी थी। पहली गेंद ऐसी तेज ब्रेक हुई कि मैं हैरान रह गया। खुद ब खुद इस तरह के ब्रेक हो रहे थे। गेदी साहब ने चौंक कर पूछा ये इतने तेज ब्रेक तुमने कब से शुरू किए? मैंने कहा आज से, बल्कि अभी से। एक हिट को बडी साहब ने यूं दबोच लिया जैसे कोई उड़ते हुए बटेर को दबोच ले। ये बेजार साहब आउट हुए थे। जब बेजार साहब शामियाने की तरफ जा रहे थे तो उनके आउट होने पर सब खुश थे सिवाय बेजार साहब के। अगली गेंद को खिलाड़ी ने ग्लांस किया और बडी ने जमीन पर लेटकर गेंद पकड़ ली। अब तो शोर मच गया। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट। आवाजें आ रही थी कि हैट्रिक करो, हैट्रिक करो। लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे थे। हैट्रिक का ख्याल ही ऐसा था कि माथे पर पसीना आ जाता। मैंने सोचा वोचा कुछ नहीं, दूर से भागा भागा आया और लेग स्टंप पर गेंद फेंक दी। बिल्कुल मामूली सी गेंद थी। चुनांचे खिलाड़ी ने घूमकर हिट लगाई। गेदी साहब ने उछलकर हवा में कैच करने की कोशिश की। उनका हाथ पहुंचा भी, गेंद हाथ से छुई भी, लेकिन कुछ न बना। फकत गेंद का रुख बदल गया। विकेट कीपर ने बायां हाथ हवा में लहराया लेकिन कैच फिर भी ना हुआ, मगर उसके ग्लव्स से टकराकर गेंद फिर उछली और रुख बदल गया। इतने में बड़ी बिजली की तरह तड़पा और गिरती गेंद आनन फानन में दबोच ली। हैट्रिक हो गया, सचमुच का हैट्रिक। गेदी साहब ने अपना छोटा सा हैट मेरे सर पर रख दिया। मैंने वही हैट बडी के सर पर रख दिया। मेरे अगले ओवर में बडी ने लेग की तरफ एक और बहुत अच्छा कैच किया। एक कैच मकसूद घोड़े ने काफी दूर लॉन्ग लेग पर किया। 158 पर सारी टीम आउट। 6 विकेटें मेरी थी, महज लेग पर बॉलिंग करने की बदौलत। और यह मशवरा रजिया का था। हमारी टीम अब चुस्त हो गई। सबके चेहरों पर उम्मीद झलक रही थी। ऐनक ने दौड़कर मेरा इस्तकबाल किया। शैतान दौड़े दौड़े आए और मेरे कान में सरगोशी की। अगर तुम मुझे किसी तरह रीछ से महफूज रखो तो कल के अखबार में तुम्हारी तारीफें ही तारीफें होंगी। मैंने पूछा कैसे? बोले रिपोर्टर मेरा दोस्त है और सब कुछ मेरे कमरे में बैठकर लिखता है। मैं उन्हें सीधा हुकूमत आपा के पास छोड़ आया, जहाँ रीछ तो क्या, जिन भूत भी नहीं फटक सकते थे। नन्ही ने मुझे एक चॉकलेट दिया। किसने दिया है? बोली आपा ने।
पूछा कौन सी आपा ने? बोली नहीं बताते। मैंने सर हिलाकर कहा हम नहीं लेते। बोली उन आपा ने। मैंने एक पुर्जे पर शुक्रिया लिखकर उसे दिया और कहा ये रज्जो को दे देना। बोली आप हमारी आपा का अदब नहीं करते, सिर्फ रज्जो कहते हैं। मैंने कहा आपा वापा होंगी तुम्हारी, हमारे लिए तो सिर्फ रज्जो हैं। मैं अभी जाकर बताती हूँ। नन्ही ने धमकी दी। अब हमें जीतने के लिए पूरी 300 रन दरकार थी, बराबर होने के लिए 299 और हारने के लिए 298 या उससे कम। शाम हो चुकी थी और फकत 30-35 मिनट बाकी थे। रोशनी कम होती जा रही थी। गेदी साहब और उनके लंबे लंबे मुशीरों ने कुछ कॉन्फ्रेंसी की और फैसला सुनाया। अगर शुरू के अच्छे खिलाड़ी इस वक्त गए तो कहीं आउट ना हो जाएं। बेहतर यही होगा कि अनाड़ियों में से 2 को भेज दिया जाए। अगर वो आउट हो भी गए तो कोई नुकसान नहीं होगा, मुमकिन है कि वक्त पूरा कर लें। बडी को और मुझे चुना गया। बेशुमार हिदायतें दी गई। हम दोनों में से आज तक कोई इनिंग से शुरू में नहीं गया था। बडी की खास तौर पर मिन्नतें की गई कि बस गेंद रोक लेना, हिट वगैरह अभी मत लगाना। जब हम दोनों बल्ले लेकर मैदान में गए तो चारों तरफ तालियां बज रही थीं और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बहुत मशहूर खिलाड़ी हूं और अभी कुछ का कुछ करके रख दूंगा। खेल शुरू हुआ। चमकती हुई नई गेंद बिजली की तरह आती और झलक दिखलाकर ना जाने कहाँ गायब हो जाती। मैं देखता रह जाता और बडी भी हैरान खड़ा था कि ये क्या हो रहा है। वो भी गेंद ना छू सका। तीसरे ओवर में गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई। गेंद बॉलर के हाथ से निकली, ऑफ पर थी। इरादा किया कट करूं। अभी पांव उठाया था कि गेंद का रुख बदल गया। सोचा कि ड्राइव करूं, रुख फिर बदल गया। मैं हुक की तैयारी कर रहा था कि फिर एकदम रोकने में मसला समझी और ग्लास खामखा हो गया। गेंद निहायत तेज थी, इसलिए बाउंड्री हो गई। अब कुछ हिम्मत बंधी। जहां गेंद जमीन से छूती उछलकर वहीं उसे रोक लेता। बिल्कुल क्रिकेट की किताब की तरह नकल कर रहा था। सीधे बल्ले से जब गेंद को आईना दिखाता तो नारे लगते, स्टाइलिश बहुत अच्छे, स्टाइलिश बहुत अच्छे। बडी को गेंद रोकना मुसीबत हो गई। हर गेंद पर वो हिट लगाने के लिए बल्ला उठाता, लेकिन फिर कुछ सोच कर सिर्फ रोकने पर इत्तेफा करता। मगर ऐसे अजीब तरीके से रोकता जैसे बल्ले से गेंद को जमीन में ठोक रहा हो। उसने थोड़ी ही देर में नई गेंद की चमक दमक सब उतार के रख दी। खुदा खुदा करके वक्त खत्म हुआ। जब हम तालियों के शोर में वापस लौटे तो मैं 11 नॉट आउट था और बडी 15 नॉट आउट। रात को मैंने शैतान से तस्वीरों के मुतालिक पूछा जो उन्होंने कैमरे से खींची थी। फिल्म कब धुलवाओगे? शैतान बोले कौन सी फिल्म? कहा आज जो तस्वीरें उतारी हैं तुमने वो फिल्म। बोले कैमरा तो खाली था, आजकल फिल्में मिलती कहाँ हैं? पूछा तो फिर तस्वीरें उतारने में क्या मसखरापन था? बोले वैसे ही जरा लुत्फ रहता है, हाथ में कैमरा हो तो इंसान जरा स्मार्ट मालूम होता है। अगले रोज अखबारात में मेरी खूब तारीफें हुई। लुत्फ यह है कि बॉलिंग का उतना जिक्र नहीं था जितना बैटिंग का। ये सब शैतान की करामात थी। अगली सुबह जज साहब ने मुझे मशवरा दिया कि बस गेंदें रोकते रहना, बाहर जाती हुई गेंद को हरगिज मत छूना और जबरदस्ती हेड कभी मत लगाना, स्कोर खुद ब खुद होता रहेगा। खेल शुरू हुआ। हम गेंदें रोक रहे थे। जो गेंद सीधी आती उसे रोक लेते, जो बाहर जाती उसे छोड़ देते। थोड़ी देर में हमें पता चला कि रन खुद ही बहुत बन रहे हैं। हम दोनों ने स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत पर आ रहा था। फिर शब्द से किसी ने उसे कैच कर लिया और 42 रन करके वो आउट हो गया। गेंदी साहब आए लेकिन बहुत डरे हुए थे। एक मामूली सी गेंद पर आउट हो गए। आउट होते ही उन्होंने नारा लगाया, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, गुगली थी गुगली, और बॉलर की तारीफें करते हुए वापस चले गए। मकसूद घोड़ा आया, उसने जरा खेल जमा दिया। मुझे अब गेंद फुटबॉल जितनी दिखाई दे रही थी। हम लंच के लिए गए तो सूरज भी लंच के लिए चला गया और बादलों में जा छुपा। लंच के बाद एक ही ओवर में हमारे 2 खिलाड़ी निकल गए। 200 पर नई गेंद आई और मुझे एक मरतबा फिर कयामत का सामना करना पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता थकता जा रहा था। अब मुझे पता चला कि बैटिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। आज तक कभी इतनी देर विकेटों पर ठहरने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मेरी टांगें शल हो चुकी थी, कमर बुरी तरह दुख रही थी। मेरा स्कोर 70 नॉट आउट था।
मैंने आज तक कभी इतना स्कोर नहीं किया था। सब कह रहे थे सेंचुरी करो, लेकिन मेरा भागने को बिल्कुल जीना चाहता था। चाय पर हमारा स्कोर 250 था। शैतान और ऐनक की सहेली बातें कर रहे थे। वो बोली मुझे लेफ्ट हैंडर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर शैतान ने सरगोशी की, मैं आज बाएं हाथ से खेलूंगा, अगरचे मैंने बॉलिंग दाहिने हाथ से की है, और फिर ये क्रिकेट तो है भी मेरे बाएं हाथ का खेल। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, इस लड़की ने मुझ में एक नई रूह फूंक दी है, तुम देख रहे आज मैं कैसा खेलता हूँ। और हाँ, आज रजिया दिन भर उदास रही है, रूठना उठना सब खत्म हो चुका है। जब बुलाए बेशक चले जाना, और मेहरबान हो के बुला लो, मुझे चाहो जिस वक्त वाला बर्ताव करना। चाय के बाद पहली गेंद पर एक विकेट निकल गई। अब एक एक गेंद पर ताली बजती। स्कोर करो या ना करो, हिट लगाओ या ना लगाओ, चाहे गेंद रोकते रहो या साफ छोड़ दो, शोर जरूर मचता। यकलख्तन हुजूम खामोश हो गया। चारों तरफ नाउमीदी छा गई। अब आखिरी खिलाड़ी आ रहा था। शैतान अपनी ऐनक संभालते, बल्ला घुमाते एक अजब शान से तशरीफ ला रहे थे। आते ही उन्होंने लेफ्ट हैंडर का स्टाइल बनाया। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि आज दाहिने हाथ से खेल लो, ये बाएं हाथ का शौक फिर कभी पूरा कर लेना। बोले हरगिज़ नहीं, तुम देखना तो सही, अगर जिंदगी ने वफा की तो स्कोर पूरा करके दिखाऊंगा। जब मैं जीतने की हिट लगाऊंगा तो ऐनक की सहेली का चेहरा फखर से ऊंचा हो जाएगा। शैतान के महबूब स्ट्रोक 2 हैं, लेग बाय और ऑफ बाय। कभी गेंद पैडों से बचकर बल्ले में भी लग जाती है, और जब बल्ले से निकल जाए तो लाजमी तौर पर विकेटों में जाती है। आउट होने के बाद शैतान हमेशा बल्ले को इसी अंदाज से देखते हैं जैसे उसमें कहीं सुराख था जिसमें से गेंद निकल गई। पहली गेंद शैतान की थोड़ी के नीचे से निकल गई, दूसरी घुटनों में से, तीसरी नाक को छूती हुई, चौथी कमर में लगी। लेकिन शैतान लेफ्ट हैंडर का स्टाइल बनाए खड़े रहे। पहले ओवर के बाद शैतान मुझसे मिलने आए। हुजूम ने समझा कि खेल के सिलसिले में मशवरा लेने आए होंगे। खूब तालियां बजी। शैतान ने कान में कहा, वो देखो शामियाने के उस कोने में ऐनक की सहेली बैठी है। मैंने बताया कि ये तो कोई और है, और साथ ही उन्हें ऐनक के शीशे साफ करने को कहा। उन्होंने शीशे साफ किए और बोले, तो वो हुजूम में कहीं होगी, काश इस वक्त एक दूरबीन होती। और ये पॉइंट पर जो खिलाड़ी खड़ा है, इसकी मूछें मुझे आउट कराएंगी। अगले ओवर के बाद फिर मुझे मिले, बोले जानते हो ये विकेट कीपर ऐनक की सहेली का कोई अजीज है, बेचारे ने आज एक भी कैच नहीं किया, ये चाहता है उसे एक कैच करा दूं। मैंने फिर उनकी मिन्नतें की और वो बहुत मुश्किल बाज आए। शैतान इतनी बुरी तरह खेल रहे थे कि लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। शैतान उस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बल्कि गतका, कबड्डी, हाई जंप और बहुत सी चीज मिलाकर तमाशे कर रहे थे। मुखालिफ बॉलर बोला, ये बैटिंग कैसी हो रही है और ये बॉलिंग कैसी हो रही है। शैतान ने जवाब दिया। उसके साथ ही उछलकर एक ऑफ बाय स्कोर की। अब वो विकेटों के चारों तरफ खेल रहे थे और बाय पर बाय स्कोर हो रही थी। स्कोर 280 हो गया। मैं 95 नॉट आउट था और शैतान ने 10 बाय स्कोर की थी। मैं इस कदर थक चुका था कि मुझे ना किसी स्कोर का चाव था ना किसी मैच का। बस यही जी चाहता था कि पैड वगैरह उतार कर यहीं घास पर लेट जाऊं। एक गेंद पर बाय लगाकर शैतान ने मुझे बुलाया। मैं चला। इतने में गेंद वापस आ गई। वो चिल्लाए, वापस जाओ। मैं बुरी तरह भागा। गेंद बहुत तेज थी इसलिए दूसरी तरफ निकल गई। उन्होंने फिर बुलाया, मैं फिर गया, गेंद वापस आ गई, फिर वापस भागा। हम दोनों खूब भागे दौड़े, लेकिन स्कोर कुछ नहीं हुआ। अगली गेंद पर शैतान ने फिर यही हरकत की। इस दफा तो मैं रन आउट होता होता बचा। शैतान और विकेट कीपर खूब मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। शैतान ने उसे खाने पर मदऊ किया। आखिरी ओवर आया और मैंने दिल कड़ा करके चौका लगा दिया। अब मैं 99 नॉट आउट था। अगली गेंद को ग्लांस किया और शैतान को बुलाया, वो नहीं आए। चौथी गेंद पर फिर बुलाया, वो फिर वहीं खड़े रहे। वक्त खत्म हो गया। स्कोर 285 था और मैं वही 99 नॉट आउट। शैतान कहने लगे, मियाँ ये 99 का फेयर बहुत बुरा होता है। यह हिंसा हमारे लिए बहुत मनहूस है। कहीं कल तुम्हारे साथ उनका बॉलर वही सलूक ना करे जो मैंने बेजार साहब के साथ किया था जब वो 99 नॉट आउट थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर ये क्या है? मैंने उनसे पूछा, ये आखिरी ओवर में क्या हरकत की थी? मेरे बुलाने पर आए क्यों नहीं? बोले, इसलिए कि अब इस खाकसार की 2 आरज़ू हैं।
पहली ये कि तुम्हारी सेंचुरी हरगिज ना हो, वरना तुम हम अनाड़ियों के जुमरे में से निकलकर अपने आप को बैट्समैन समझने लगोगे। दूसरी ये कि जीतने की हिट मैं लगाना चाहता हूँ। मैंने ऐनक की सहेली से वादा किया है। माफ कीजिएगा। रजिया मिली, बोली जरा सुनिए। मैं चला गया, हम दोनों बाहर घास पर बैठ गए। उसने कहा इतने दिनों से मैं पढ़ाई में मसरूफ रही और कुछ मेरा जी भी अच्छा नहीं था। मैंने कहा मैं भी इतने दिनों बहुत मसरूफ रहा, कुछ इम्तिहान की तैयारी और कुछ ये टूर्नामेंट का सिलसिला। मैंने लेग पर बॉलिंग का जिक्र किया कि उसे ये ख्याल क्यों कर आया। कहने लगे मुझे आपका पहला मैच याद था जिसमें आपने इसी तरह विकेटें ली थी। मैंने पूछा कल क्या प्रोग्राम है। कल छुट्टी है। मेरे साथ चलोगी, एक जगह पिकनिक है, इजाज़त लेनी होगी अम्मी से और हुकूमत आपा से। ऐनक की सहेली का बहाना कर देना, आज तुम दोनों काफ़ी देर इकट्ठी रही हो, कोशिश करूंगी। अरे कोशिश नहीं, वादा करो। शर्मा शर्मा कर बोली अच्छा। मैं शैतान के हॉस्टल गया, वहाँ वो विकेट कीपर साहब मौजूद थे। कई मरतबा 99 नॉट आउट का जिक्र आया। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे हर दीवार पर जली अल्फाज में 99 नॉट आउट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अपने हॉस्टल पहुंचा तो बहुत से लड़के मिले, सब ने यही बार बार दोहराया। रात को टाइम पीस के टिक टिक में मुझे 99 नॉट आउट सुनाई दिया। रात भर मेरे कानों में कोई चीख कर कहता रहा 99 नॉट आउट, 99 नॉट आउट। अगले रोज़ बहुत ज़्यादा हुजूम था क्योंकि मैच बेहद दिलचस्प हो गया था। मीना बाजार सालिम का सालिम वहाँ मौजूद था। तालियों और नारों के शोर में जब हम बल्ले लेकर निकले तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शैतान की बारी थी। मुखालिफ कप्तान ने अपने एक फास्ट बॉलर को बुला लिया। उसकी पहली गेंद शैतान और विकेट कीपर दोनों के ऊपर से गुजर गई। बाय के 4 रन हो गए। अगली गेंद पर फिर यही हुआ, 4 रन और हो गए। उन्होंने फालतू फील्ड ले ली। बकिया गेंदें भी शैतान और विकेट के ऊपर से गुजरी, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से उन्होंने एक नया बॉलर लगाया जिसको मैंने अब तक नहीं खेला था। वो ओवर यूं ही गुजर गया। अगले ओवर में शैतान ने कलाबाजी सी लगाई और एक नहायत आला दर्जे का कट लगाया। स्कोर 297 हो गया और वहीं अटक गया। चंद ओवर फिर वैसे ही खुश गुजर गए। हुजूम का इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। हर गेंद के साथ वो शोर गुल मचता के खुदा की पनाह। एक गेंद पर शैतान ने गटके का हाथ दिखाया और गेंद लेग की तरफ निकल गई। हमने दौड़कर 2 रन बना लिए। स्कोर 299 हो गया, यानी हमने स्कोर बराबर कर दिया था। अब हमें जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी और मुझे सेंचुरी करने के लिए भी 1 रन की। ओवर की 3 गेंदें अभी बाकी थी। हर गेंद पर शैतान ने बेतहाशा बल्ला घुमाया, लेकिन कुछ ना हुआ। इधर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं उम्र भर सेंचुरी नहीं कर सकता। सदियां गुजर जाएंगी, सेंचुरी नहीं होगी। और ये 99 नॉट आउट एक तोहमत है जो मुझ पर लगी हुई है। ये एक तौक है जो मेरे गले में लटक रहा है। ये एक सींग है जो मेरे सर में उगा हुआ है। और मैं इस कमबख्त 99 नॉट आउट से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। अब मेरी बारी आई। वही नया बॉलर गेंद फेंक रहा था, गज भर की ब्रेक कराता था। पहली गेंद रोकी, दूसरी, तीसरी, चौथी में किसी पर स्कोर ना कर सका। अब आखिरी गेंद थी। उधर गेंद आई, इधर मैंने आंखें बंद करके बल्ला घुमाया। खुदा जाने गेंद बल्ले से लगी, पैरों से लगी, जूतों से लगी भी या नहीं लगी, बस गेंद निकल गई। उनके 2 खिलाड़ी पीछे भागे, इधर मैं भागा। दूसरी तरफ पहुंचा तो शैतान वहीं खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फील्डर गेंद के पीछे भागे जा रहे थे। मैंने शैतान को इस तरफ आने को कहा, वो वहीं खड़े रहे। मैंने उनको बाजू से पकड़कर हिलाया, लेकिन वो नहीं हिले। आखिर में उनको जबरदस्ती घसीटता वो अपनी विकेट तक लाया और वहां पटक कर ताबड़तोड़ वापस भागा। बस रन आउट होते बचे। और फिर कदर मच गया। जलजला आ गया। जमीन की जगह आसमान ने ले ली और आसमान जमीन की जगह आ गया। बड़ी भागा मुझे कंधे पे उठाकर शामानी की तरफ दौड़ा। बार बार वो यही कह रहा था, बॉय ओ बॉय, मैं चैंपियन हूँ, मैंने कब जीता है, अब मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। शामे ने पहुंचकर पता चला कि हम जीत भी गए थे और 1 रन स्कोर भी हो गया था। लेकिन ये अमर बहस तलब था कि उसे मैंने स्कोर किया था, ये महज बायस है। एक अंपायर कुछ कहता था, दूसरा कुछ कहता था। कोई कहता था कि मैंने सेंचुरी पूरी की है, कोई कहता था नहीं बाय हुआ है और मैं अभी तक 99 नॉट आउट हूँ। उधर शैतान उस विकेट कीपर और ऐनक की उस सहेली के साथ ऐसे गायब हुए जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं।
जब मैं और रजिया इकट्ठे चल रहे थे तो उसने नहायत खुशनुमा कोट पहन रखा था और गले में वो सादा सा हार जो मैंने उसे दिया था। वो बोली एक कोट अब्बा ने सालगिरह पर दिया था, मैंने आज इसे पहली मर्तबा पहना है। मैंने पूछा अब तक क्यों नहीं पहना? कहने लगी मैंने सोचा किसी खास दिन पहनूंगी। मैंने उसे साइकिल पर बैठने को कहा। बोली कैरियर पे तो टोकरी बंधी हुई है। मैंने कहा आगे बैठ जाओ। बोली और जो किसी ने देख लिया तो? कहा किसी ने देख लिया तो मेरी खुश नसीबी पर अश्क करेगा। वो शर्मा कर आगे बैठ गई। मेरा चेहरा उसके बालों से छू रहा था। ये तुमने हुकूमत तपा की खुशबू आज फिर चुराई है? मैंने पूछा। आपने भी तो उनका तेल लगा रखा है, उसने बताया। हम दोनों दुरुस्त थे। जब हम 2-3 मील आगे निकल आए तो पूछने लगी पिकनिक कहाँ है? मैंने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक पुराने बाग में। उसने पूछा पिकनिक में और कौन कौन होगा? मैंने कहा सिर्फ हम दो होंगे, मैं और तुम। हम दोनों चांदनी में साइकिल पर वापस आ रहे थे तो रजिया ने कहा यह मैच तो सिर्फ आपका था और वो हैट्रिक खूब था। गेंद फेंकते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे थे। वो हैट्रिक तो तुम्हारा था। और वो 99 नॉट आउट? नहीं 100 नॉट आउट, मैंने मचल कर कहा। हम तो 99 नॉट आउट ही कहेंगे। बोला क्रिकेट में कभी साथियों को घसीट घसीट कर भी स्कोर किया जाता है। ये सब ऐनक की उस सहेली की बरकत है। जरा मुस्कुराओ। मुस्कुराने लगी। अब जरा मुंह बनाकर दिखाओ। उसने मुंह बनाकर दिखाया। तुम मुस्कुराती हुई कहीं ज़्यादा अच्छी मालूम होती हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हर वक्त मुस्कुराती रहा करो। आज आईने में देखना, आप आगे देखिए बिल्कुल सीध में और साइकिल सीधी चलाइए, कहीं टक्कर ना हो जाए। रजिया को छोड़कर मैं शैतान के हॉस्टल का रुख किया। रास्ते में वही रिपोर्टर मिल गया। कहने लगा मुझे बहुत अफसोस है कि आप सेंचुरी ना कर सके। मैंने अखबार में आपके 99 नॉट आउट की बड़ी तारीफ की है। आपसे किसने कहा? रूफी साहब ने। अभी छपा तो नहीं? नहीं। मैंने उसे साथ लिया। रास्ते में बडी को पकड़ा। शैतान के कमरे में जाकर देखते हैं तो एक बड़े से पलंग पर कुछ हजरात रजाइयाँ ओढ़े खाना खा रहे हैं। कुछ और रजाइयाँ मंगाई गई। हमें भी साथ बिठा लिया गया। मैं बार बार शैतान से उस आखिरी रन के मुताल्लिक कह रहा था। मेरा इसरार था कि मैंने उसे स्कोर किया है। शैतान बोले यार अजब स्पोर्ट्समैन हो, सिर्फ 1 रन के लिए इतने परेशान हो रहे हो। अच्छा तुम्हारी सेंचुरी लिखवा देंगे। बस चलो भाई लिख दो इनकी सेंचुरी। रिपोर्टर ने हमारे सामने बैठकर सब कुछ दुरुस्त किया। बडी की सिफारिश पर मेरी थोड़ी तारीफ भी शामिल की गई। अब सेकेंड शो का प्रोग्राम बना। शैतान ने वो ओवरकोट उतार दिया जिसको पहनकर सर्दी ज़्यादा लगती थी, जो पहले उल्टवाया गया था फिर सीधा कराया गया था। सबने रजाइयाँ ओढ़ लीं। चंद हजरात एक रजाई में 2-2 हो गए। नौकर हुक्का लेकर साथ हो लिया। ज़रा सी देर में हम रंग बिरंगी रजाइयाँ ओढ़े इतनी ठंडी ठंडी सड़क पर जा रहे थे। तकसीम इनामात का जिक्र हो रहा था। बड़ी बार बार कहता था बॉय ओ बॉय, आज मैं अपने आप को हीरो महसूस कर रहा हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैंने क्रिकेट का एक कप जीता है या हूँ। और जब शहर के बेहतरीन सिनेमा में रजाइयाँ ओढ़े पिक्चर देख रहे थे और हुक्के के कश लगा रहे थे तो हमारे आसपास बैठे हुए लोग ना हमें चैंपियन समझ रहे थे ना हीरो, बल्कि गालिबन ऐसी औरतें समझ रहे थे जो हुक्का पी रही थी।